कैसे आम आदमी डिप्रेशन के लक्षणों को पहचान सकता है? मरीज को किसी भी काम को करने में कोई मजा नहीं आ रहा, या मरीज को कोई डांट रहा है, कुछ बोल रहा है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत सारे मरीज ऐसा कहते हैं वो जो डिप्रेसिव फेज से गुजरते हैं तो उसके बाद वो वेट गेन कर लेते हैं। एक जो बहुत ही सीरियस सिम्टम होता है वो होता है सुसाइडल आइडिएशन, आत्महत्या के विचार। तो ऐसा क्या कारण है कि दुनिया भर में डिप्रेशन से इतने सारे लोग जूझ रहे हैं? माता पिता में डिप्रेशन की बीमारी है तो उनके बच्चों में भी डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिप्रेशन शहरों के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, गाँव के लोगों में डिप्रेशन नहीं होता है। शहरों में थोड़े से चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन का अगर आपने दवाई चालू कर ली तो फिर जिंदगी भर उसकी दवाई लेनी पड़ेगी। कई मरीज ऐसे होते हैं उनमें डिप्रेशन बार बार होने लगता है। बहुत से मरीजों का ट्रीटमेंट साल 1.5 साल में बंद हो जाता है। जब इलाज चालू करते हैं तो स्टार्टिंग के 1-2 सप्ताह में कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं दवाइयों की। PCT की जब भी बात आती है तो मरीज के दिमाग में ये आता है कि करंट लगाएंगे। वो कितना पेनफुल प्रोसीजर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट एम्स डॉक टॉक्स। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, जिसको आम भाषा में अवसाद की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लगभग हर 20 में से एक युवा डिप्रेशन से जूझ रहा है। क्या इसके कारण होते हैं, कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, कैसे इसका पूरी तरीके से इलाज संभव है, इसी के बारे में आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास ढाका, जो सीनियर रेजिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एम्स जोधपुर में। डॉक्टर विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर विकास, सबसे पहले आप ये बताइए कि डिप्रेशन के आम लक्षण क्या है, कैसे आम आदमी डिप्रेशन के लक्षणों को पहचान सकता है? डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करें तो जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है सैडनेस ऑफ मूड। सैडनेस ऑफ मूड का मतलब है मन उदास रहना, या मन खराब रहना, या मन फीका रहना। तो यहाँ से शुरुआत होती है डिप्रेशन की। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, ज्यादातर मरीज ये सिम्टम बताते हैं। डिप्रेशन में जो मन उदास रहता है वो ऐसे नहीं है कि दिन में 1 घंटे उदास रहेगा, 2 घंटे। इसमें ज्यादातर टाइम मन उदास चलता है, और ये सिम्टम है वो कम से कम 2 सप्ताह तक होना चाहिए। ठीक है, तो किसी का 1-2 दिन मन उदास रह रहा है तो वो डिप्रेशन की? नहीं, वो डिप्रेशन के क्राइटेरिया में नहीं आता। मन दिन के ज्यादातर हिस्से में उदास रहे और कम से कम 15 दिन तक मन उदास रहे। कहीं ना कहीं वो इतना है कि उसकी डेली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिप्रेशन का अगर दूसरे लक्षण की बात करें तो डिक्रीज इंटरेस्ट और प्लेजर। इसका मतलब ये है कि मरीज को किसी भी काम को करने में कोई मजा नहीं आ रहा, या मरीज को कोई डांट रहा है, कुछ बोल रहा है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीसरा, जो चीजें करने में उसको पहले मजा आता था, पहले इंटरेस्ट आता था, उनमें भी आजकल कोई मजा नहीं आ रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जैसे कि वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, उन सब में उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। हाँ, जैसे कोई सोशल इंटरेक्शन जाता था, शादी में जाना, उनको भी आजकल उसने बिल्कुल बंद कर दिया। कहने का मतलब अकेले में रहना वो ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये पहले दो सिम्टम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन के। तीसरा जो सिम्टम होता है पुअर कंसंट्रेशन। ये जो मरीज बताते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, या ध्यान बार बार भटकता है, हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, ये भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तीसरे सिम्टम की बात करें तो आपके सोने के पैटर्न में चेंज आता है। ज़्यादातर मरीजों में नींद खराब होती है। जो नींद खराब होती है उनकी नींद रात को बार बार टूटेगी, या सुबह के टाइम वो जल्दी जग जाएंगे लेकिन बेड पे लेटे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बस लेटे रहेंगे, सोचते रहेंगे। ये सिम्टम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सब लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे। जब भी हम स्ट्रेस से गुजरते हैं, कोई ऐसा इवेंट आता है हमारी लाइफ में जिसके बाद हम थोड़ा डिप्रेशन में कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं, तो सुबह जल्दी आँख खुलना, एक रिफ्रेशिंग नींद करना आना, रात को बार बार नींद टूटना, ये आमतौर पर देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिम्टम है इंक्रीज फटीक। जो मरीज जो पहले आप अपना आराम से काम कर पा रहा था, पूरी एनर्जी से काम कर पा रहा था, लेकिन अभी उसको काम करने में बहुत दिक्कत आती है। थोड़ा सा काम किया वो थक जाता है, कोई भी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करी उसको बहुत जल्दी थकान हो जाती है। उसका मन ये करता है कि पूरे टाइम लेटे रहे, कोई भी काम ना करे, इतनी ज़्यादा थकान मरीज को महसूस होती है। तो ये वाले कुछ वो सिम्टम है जो आपके डिप्रेशन के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन पेशेंट्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी रूल आउट करना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 है, विटामिन D डेफिशिएंसी है। इन सभी मरीज का काम में कम मन लगना, थकान रहना, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाना, ये सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को रूल आउट करना है, उसके बाद हमें डिप्रेशन के बारे में सोच सकते हैं। अगली वाला जो सिम्टम है वो कि आपका एपेटाइट में चेंज होना, जैसे आपकी भूख का जो पैटर्न था उसमें चेंज होना। ज्यादातर मरीजों में डिप्रेशन में भूख कम होती है कि उनको भूख लगना कम हो गया, खाने में कोई टेस्ट नहीं आता। पहले जैसे 4 रोटी खा रहे थे, मुश्किल से 1-2 रोटी खा पा रहे हैं, ये भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन इस डिप्रेशन के जो मरीज हैं उनमें भूख बढ़ जाती है,
जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं तो ओवर ईटिंग करते हैं, उनकी कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग बढ़ती है। तो ये वो मरीज है जिनका डिप्रेशन के दौरान वजन बढ़ जाता है। हाँ। बहुत सारे मरीज ऐसा कहते हैं वो जब डिप्रेसिव फेज से गुजरते हैं तो उसके बाद वो वेट गेन कर लेते हैं। हाँ। तो इन लोगों में कहीं ना कहीं एपेटाइट बढ़ जाती है। हाँ, ज़्यादातर मरीजों में डिप्रेशन में वेट लॉस होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें वेट बढ़ भी सकता है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम की बात करें तो उनमें कहीं साइकोमोटर एजिटेशन, पूरे टाइम बेचैनी सी रहेगी, एक जगह वो बैठ नहीं पाएंगे, पूरे टाइम घबराहट बेचैनी ये चलती रहेगी। कहीं ना कहीं इसी कारण से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इससे। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है गिल्ट फीलिंग, कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ है उसके लिए वो खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करने लगते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जिनका उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन वो खुद को गिल्टी महसूस करते हैं उस चीज़ के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम है। एक जो बहुत ही सीरियस सिम्टम होता है वो होता है सुसाइडल आइडिएशन, आत्महत्या के विचार। ये बहुत तरीके के हो सकते हैं। कई बार मरीज को ऐसे लगता है कि सुबह उठे ही ना, सुबह सवेरा ही नहीं हो, अपन उठे ही नहीं, उसको कहीं ना कहीं वो लाइफ इतनी हार्ड लगने लग जाती है कि उसको मौत आसान लगने लग जाती है। तो क्या डिप्रेशन के इनिशियल फेज में आत्महत्या के विचार आ सकते हैं या फिर लेट फेज में आता है? ये डिपेंड करता है कि अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में आ सकते हैं, लेकिन कई मरीजों में बाद में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। जी, अगर आप उसका टाइम पे इलाज नहीं लिया जाए डिप्रेशन का, तो शुरुआती लक्षणों की पहचान करके उनको अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आत्महत्या फिर सुसाइड तक पहुंच सकती है। हाँ, कुछ मरीज ऐसे बोलते हैं कि भगवान अब तो उठा ले, इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। कई मरीजों में एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन भी होते हैं कि वो मरने की प्लानिंग भी करने लगते हैं, कि प्लान बनाते हैं, तरीके ढूंढते रहते हैं कि कैसे मरने की प्लानिंग करी जा सकती है। ये सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में, ये सीवियर डिप्रेशन में जनरली देखने को मिलता है। क्योंकि आमतौर पर अपन जो बात की अपन ने कि हर 20 में से एक युवा डिप्रेशन से जूझ रहा है, सबके अंदर तो सुसाइडल थॉट्स नहीं आते होंगे। तो जो सीवियर डिप्रेशन वाले जो अनट्रीटेड पेशेंट है, जिनको टाइमली साइकेट्रिक कंसल्टेशन नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं ये सुसाइडल आइडियाज़ की तरफ बढ़ते जाते हैं। और डिप्रेशन में कुछ सोमेटिक सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, जैसे उनकी बाउल हैबिट चेंज हो जाती हैं, जैसे डायरिया होना, कब्ज होना, ये भी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। शरीर में दर्द होना, सर दर्द होना, पेट दर्द होना, ये सिम्टम भी डिप्रेशन में देखने को मिल सकते हैं। और ये जितने भी सिम्टम बताए, इनमें क्राइटेरिया के लिए अलग अलग सिम्टम्स होते हैं कि इतने सिम्टम होने चाहिए, तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। वो कहीं ना कहीं आम इंसान के लिए जानना जरूरी भी नहीं है। आप ये सिम्टम है तो आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और फिर उन सिम्टम्स के बेसिस पे आप उसको कैटेगराइज करते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो किसी भी तरह के अगर डिप्रेशन के लक्षण आपके अंदर देखने को मिल रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइमली साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। क्या पता आप माइल्ड डिप्रेशन में हो, मॉडरेट डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में हो, क्या पता अगला सिम्टम आपका इतना सीवियर हो कि वो सीधा सुसाइडल थॉट्स आपके अंदर इनकॉर्पोरेट करे। तो ऐसा क्या कारण है कि दुनिया भर में डिप्रेशन से इतने सारे लोग जूझ रहे हैं? डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण जेनेटिक या आनुवांशिक। अगर किसी के माता पिता में डिप्रेशन की बीमारी है तो उनके बच्चों में भी डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, न्यूरोकेमिकल चेंजेस होना ब्रेन में या रासायनिक परिवर्तन होना, जैसे डोपामिन का लेवल कम हो गया, सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया, तो वो डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ाते हैं। जी। तीसरे कारण का बात करें तो लंबे टाइम तक स्ट्रेस या तनाव का रहना, ये भी डिप्रेशन का एक बहुत कॉमन चाहे वो काम से रिलेटेड तनाव हो या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर कोई और चीज़ से रिलेटेड हो, तो ये भी डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ाता है। जी। कुछ ऐसे मेडिकल बीमारियां भी होती हैं जो डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ाती हैं, जैसे डायबिटीज़ जिनको लंबे टाइम तक है, या जिनको थायराइड की डिजीज़ है, या जिनको और कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, उनमें भी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी पेशेंट को क्रोनिक मेडिकल इलनेस है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर आपने पार्किंसंस बताया, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट एक टाइम के बाद डिप्रेशन में भी लैंड अप कर सकता है। तो डॉक्टर विकास, डिप्रेशन को लेके सोसाइटी में बहुत सारे मिथ भी सर्कुलेट करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि डिप्रेशन कोई बीमारी है क्या? क्योंकि गाँव में जब भी किसी पेशेंट को अपन डिप्रेशन बोलते हैं तो ये कहते हैं मन उदास रहता है, मन खुश कर लो, कुछ इधर उधर ध्यान भटका लो। तो क्या ये बीमारी है जिसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए? हाँ, डिप्रेशन एक बीमारी है, ये एक साइंटिफिक उस पर पूरी रिसर्च हो सकी है, बहुत सारे पेपर पब्लिश है। आपने ब्रेन में कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं वो सारे भी एक्सप्लोर किए हैं। तो डिप्रेशन एक मेडिकल बीमारी है। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, ऐसी मानसिक बीमारियों की बात करें तो उसमें डिप्रेशन एक बीमारी है। ये सिर्फ मन का उदास रहने तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, बहुत सारे बॉडी में और भी चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा एक बहुत कॉमन मिथ है कि डिप्रेशन शहरों के लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, गाँव के लोगों में डिप्रेशन नहीं होता है, या फिर वो उसको मानते ही नहीं है। तो ऐसा भी है कि आपके पास गाँव के भी उतने मरीज आते हैं, फिर शहरों के मरीज ही ज्यादातर आते हैं? डिप्रेशन का ऐसा नहीं है कि केवल शहरों में ही होता है, गाँव में भी बहुत सारे मरीजों में डिप्रेशन होता है। शहरों में थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन गाँवों में भी डिप्रेशन बहुत कॉमनली। शहरों में कहीं ना कहीं भागदौड़ की जिंदगी ज़्यादा है, आसपास में पड़ोसी से इंटरेक्शन कम है, सोशल इंटरेक्शन कम है, तो कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा अकेलापन रहता है, उसके डिप्रेशन ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन गाँव में भी बहुत कॉमनली डिप्रेशन देखने को मिलता है।
ठीक है। एक और मिथ है डिप्रेशन को लेके, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन का अगर आपने दवाई चालू कर ली तो फिर जिंदगी भर उसकी दवाई लेनी पड़ेगी। क्या डिप्रेशन पूरी तरीके से एक लिमिटेड टाइम में ठीक किया जा सकता है? हाँ, डिप्रेशन का ऐसा नहीं है कि दवाई लाइफ लॉन्ग चलती है, अलग अलग पेशेंट पे डिपेंड करता है कि बहुत से मरीजों का ट्रीटमेंट साल 1.5 साल में बंद हो जाता है। कई मरीज ऐसे होते हैं उनमें डिप्रेशन बार बार होने लगता है, उसको रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, उनमें इलाज थोड़ा लंबा चलता है लेकिन लाइफ लॉन्ग इलाज नहीं चलता। तो कुल मिला के अगर कोई मरीज टाइम पे डायग्नोज हो जाए, टाइम पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और नियमित तौर पर अपना ट्रीटमेंट ले, तो डिप्रेशन की बीमारी साल 1.5 साल में आमतौर पर ठीक की जा सकती है पूरी तरीके से। जी, एक और मिथ है सोसाइटी में, जैसे कि ये बोलते हैं कि डिप्रेशन जो है उसका जब इलाज चालू करते हैं तो मरीज की सबसे बड़ी कंप्लेंट ये होती है कि वो हफ्ते भर में आके वापस बोलता है कि साहब इलाज का कोई असर नहीं आ रहा। तो एक मरीज का जब डिप्रेशन का इलाज चालू हो तो वो कितना दिन का एटलीस्ट आप उसको एक्सपेक्टेशन बताते हैं कि आप में सुधार देखने को मिलेंगे? डिप्रेशन में जब भी दवाई चालू करी जाती है तो उसमें ऐसे नहीं कि आपका 5-7 दिन में इफेक्ट आ गया, उसमें टाइम लगता है थोड़ा। दवाइयों का असर आना स्टार्ट होता है 2 से 3 सप्ताह में। तो सबसे ज़रूरी है कि वो मरीज़ नियमित तौर पर उन दवाइयों को लेता रहे। जी, एक अच्छा रेस्पॉन्स तब मानते हैं जब 6 सप्ताह तक अपन ने लगातार ट्रीटमेंट लिया हो। उसके बाद अपन देखते हैं कि ड्रग चेंज करनी है या इस ड्रग के साथ कोई और ड्रग ऐड करनी है। वो 6 सप्ताह तक जब मरीज एक दवाई को लेता है उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी डिप्रेशन का आपका इलाज चालू हो तो उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स है उसके बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं होते, कम से कम 6 हफ्ते का तो इंतज़ार करना है। उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप कहना चाहते हैं कि आप दवाई बदल के या दूसरी दवाइयों से उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे आप उनको डिप्रेशन का इलाज चालू करते हो तो वो हफ्ते 1.5 हफ्ते में आके बोलते हैं कि साहब दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा। इस चक्कर में बहुत सारे मरीज तो दवाई छोड़ भी देते हैं और वो कोई दूसरे नुस्खे अपनाना चालू कर देते हैं, जैसे गाँव में किसी के पास चले गए और ये क्वैक्स के पास चले गए। तो जब एक मरीज डिप्रेशन का इलाज चालू करे उस टाइम पे कितना आप उसको क्या एक्सपेक्टेशंस बताते हैं, कितने टाइम तक उसको वेट करना रिस्पॉन्स नहीं आने का? डिप्रेशन की जब दवाई चालू करी जाती है तो उसमें ऐसे नहीं है कि आपके 5-7 दिन में इफेक्ट आ गया, उसमें टाइम लगता है। 2 से 3 सप्ताह बाद में दवाई का इफेक्ट आना स्टार्ट होता है जी। और एक दवाई को हम चेंज करने का तब सोचते हैं जब तक 6 सप्ताह तक कोई भी असर नहीं आया हो। तो कम से कम 6 सप्ताह तक तो आप सेम दवाई चालू रखते हैं, उसके बाद अगर असर नहीं आ रहा है तो दवाई चेंज करने की सोचते हैं। जब इलाज चालू करते हैं तो स्टार्टिंग के 1-2 सप्ताह में कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं दवाइयों की, जैसे नोजिया होना या आपका उल्टी का संबंध रहता है, थोड़ा हेडेक हो सकता है, थोड़ी आपकी जीआई डिस्टर्बेंस हो सकता है, जैसे पेट में जलन लगना। कुछ मरीजों में स्टार्टिंग के कुछ दिनों में एंजाइटी भी बढ़ जाती है, उनकी बेचैनी घबराहट बढ़ जाती है, लेकिन ये सिम्टम टेम्पररी होते हैं, थोड़े से टाइम बाद में अपने आप भी रिजोल्व हो जाते हैं। तो इनके चक्कर में आपको दवाई छोड़नी नहीं है। बेसिकली ये सिम्टम आए तो आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आपको दवाई के ये साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो वो उसको इस हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। तो जब एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसमें डिप्रेशन डायग्नोज कर दिया, जैसा कि डॉक्टर विकास ने बताया कि कम से कम भी 15 दिन तक जो डिप्रेशन के लक्षण है वो आपके अंदर होते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर डिप्रेशन का डायग्नोसिस होता है और सिम्टम्स के बेसिस पे सीवियरिटी डिफाइन होती है। तो एक बार डायग्नोसिस होने के बाद जब आप उसका इलाज चालू करते हैं तो इलाज में क्या क्या ऑप्शन है? क्या बिना दवाइयों के भी कोई इलाज है या सिर्फ दवाइयां ही इलाज है? इलाज के ऑप्शन के बारे में बात करें तो मेनली 3 ऑप्शन है। पहला काउंसलिंग का। काउंसलिंग में बहुत सारे मेथड्स काम में लिए जाते हैं। पहला कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसको CBT के नाम से जानते हैं। दूसरा बिहेवियर थेरेपी। तीसरा इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। ये बहुत कॉमनली काम में लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन आप कौन से यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जो काम में लिया जाता है वो होता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये ऐसे नहीं है कि कई बार लोग बोलते हैं कि हमने उसको थोड़ा समझा दिया, उसकी काउंसलिंग कर दी, 1 घंटे बात करी, 10 मिनट बात करी, काउंसलिंग करते वो ठीक हो गया। ये ऐसा नहीं है। CBT के प्रॉपर सेशन होते हैं, उसमें प्रॉपर आपके जो डिस्टोर्शंस है, कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस बोलते हैं, उनको ठीक किया जाता है। इसको एक मैं जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अपन 2 दोस्त हैं, आप डिप्रेशन में हो और मैं नॉर्मल हूँ। आप एक बार मार्केट से गुजरे और साइड से मैं गुजर गया, मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन आप डिप्रेसिव फेज में कई बार क्या सोचते हो कि यार उसने मेरे को इग्नोर कर दिया। आप घर पे आए, आपके दिमाग में वही चल रहा है कि यार मेरे को इग्नोर कर दिया। जो ओवर थिंकिंग है बेसिकली वो बढ़ जाती है। फिर थोड़े देर बाद में आप सोचते हो कि यार मेरे में कोई कमी है, मेरे को उसने इग्नोर किया, मेरे को सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, मैं किसी काम का ही नहीं। तो ये नेगेटिव थॉट्स चालू हो जाते हैं, इनको ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं। इन थॉट्स को एक अच्छी हेल्दी थॉट्स के साथ रिप्लेस किया जाता है। CBT का हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको कैसे चैलेंज किए जाते हैं, एक अल्टरनेटिव थॉट से उनको कैसे रिप्लेस करते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो जो आप CBT करते हैं वो सिर्फ इतना ही नहीं है जो आम लोगों के दिमाग में है कि डॉक्टर साहब बैठेंगे, आधे घंटे 15 मिनट हमारे साथ बात करेंगे और मन को जो उदास है उसका कुछ इलाज करेंगे। बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिकली डिजाइंड थेरेपी होती है जिसके बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो आप फार्माकोथेरेपी
यूज़ करते हैं, और भी मॉडलिटीज़ हैं जो आप यूज़ करते हैं? डिप्रेशन में जो दवाइयाँ काम में ली जाती हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। उनमें जो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं वो SSRI है। जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा एसिटालोप्राम, सर्ट्रालिन, फ्लोक्सेटिन, ये नाम बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं। इनका भी हम प्रॉपर ट्रायल जो देते हैं एक ड्रग का, वो 6 सप्ताह तक देते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उसका कितना इफेक्ट आया, ये ड्रग कंटिन्यू करनी है या इसके साथ कुछ और ऐड ऑन करना है या इस दवाई को पूरी तरीके से चेंज करना है, वो सब बाद में डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी और दवाइयाँ जैसे SNRI है, NDRI है, ये दवाइयाँ भी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में ये आप स्टेप वाइज यूज़ करते हैं कि इससे असर नहीं आया तो ये वाली, इससे असर नहीं आया तो वो वाली, ओके। और अदर कुछ मोडालिटीज़ भी ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है, जैसे ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, या जिसको आम भाषा में जो बोलते हैं कि शॉक लगाना। वो सब मरीजों में काम में नहीं लेते। जिन मरीजों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, दवाइयों से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, या जिनमें सुसाइडल थॉट्स है, जिन्हें सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, उन लोगों में ECT काम में ली जाती है कि उनको जल्दी से रेस्पॉन्स आए। और ये कितने असरदार होती है? ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। इसका ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो थोड़ा हल्का सा सर दर्द होना या थोड़ा सा मेमोरी डिस्टर्बेंस होता है, वो भी 1-2 दिन में ठीक होने लगता है, बट जब लंबे टाइम तक नहीं चलता है। ECT की जब भी बात आती है तो मरीज के दिमाग में ये आता है कि करंट लगाएंगे। वो कितना पेनफुल प्रोसीजर है? ये अभी जो मॉडिफाइड ECT लगाई जाती है उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट को बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता। ओके, बेहोश करके और फिर ये थेरेपी लगाई जाती है। तो इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि पागल हो गया है, करंट लगाएंगे दर्द होगा, तो बहुत सारे लोग ये नहीं करते। मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा ECT लगाई होंगी, लेकिन कोई भी डेथ नहीं हुई कभी, कोई बड़ा मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ ECT के कारण। ओके। ज़्यादातर मरीज जो कंप्लेन करते हैं वो है कि थोड़ा सर दर्द होता है, वो भी 1 दिन में ठीक हो जाता है। बट वो कहीं ना कहीं सीवियर डिप्रेशन के लिए आप ये थेरेपी रिजर्व करके रखते हैं। दूसरा जो थेरेपी है वो होती है RTMS, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये भी आजकल बहुत कॉमनली काम में ली जाती है। इसका भी डिप्रेशन में काफ़ी अच्छा एविडेंस है। इसको हम जनरली जो काम में लेते हैं दवाइयों के साथ, की दवाइयों का इफेक्ट और अच्छे इम्प्रूव हो, उसके लिए काम में लेते हैं। ये उन मरीजों के लिए होता होगा जो दवाइयों से एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनमें हम एड ऑन काम में लेते हैं। एड ऑन काम में लेते हैं। हाँ जी। इसमें भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई एनेस्थीसिया की भी नीड नहीं होती। एक OPD बेसिस पे भी पेशेंटों को ये चालू रख सकते हैं। जी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना डिप्रेशन के बारे में, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप उसको अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट को टाइमली दिखाना कितना ज़रूरी है, कैसे डिप्रेशन को अवॉइड करने से वो जानलेवा बन सकता है, और किस तरीके से डिप्रेशन को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो मिलते हैं एक नई हेल्थ कंडीशन के साथ नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।